Hello my dear friend, this is Anand and you are watching English Monster. My dear friends, in this video I am going to talk the 3 magical words from your grammar portion. Okay, इस वीडियो में मैं आपको जो है ग्रामर पोर्शन के 3 सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड्स के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ. So let me write first over here. The first word is, next am and the last आर. ओके, व्हाट आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन तीनों वर्डों के बारे में जो है अपने ग्रामर पोर्शन में जो है पढ़ा होगा, इसके यूजेस भी पढ़ा होगा. बट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग्स. आई प्रोमिस्ड यू, मैंने जो है प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी वीडियो में जो कंटेंट लेकर आऊँगा उस कंटेंट के देखने के बाद डैम श्योर है कि आगे आपको किसी और हेल्प की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. सो लेट मी स्टार्ट ओवर हियर. अब हम स्टार्ट करते हैं इन वर्ड्स के बारे में. माय डियर व्यूअर्स, ये जो मैंने बोला कि ये 3 वर्ड्स है. ओके, कौन सा मैंने वर्ड्स यूज किया है? दिस वन. ओके, ये 3 वर्ड्स है. तो वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोई भी वर्ड्स जो आप इंग्लिश में यूज करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट वर्ड जो होता है एक स्पेशल फैमिली से बिलोंग करता है और उस स्पेशल फैमिली का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच. यू नो वेल, दुनिया का कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर जो है आपको किसी कैटेगरी में ले जाकर रखना होगा, अगर उनका कोई जगह घर है तो उस घर का नाम, उस जगह का नाम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, चाहे कोई भी वर्ड आप यूज करो इंग्लिश में. ओके, तो आई टोल्ड यू दैट कि दीज आर 3 वर्ड्स. मैंने आपको बोला ये 3 वर्ड्स है. द फर्स्ट इज, एम एंड नेक्स्ट आर. ओके, तो ये तीनों वर्ड्स के बारे में जो है मैं सबसे पहले बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से फैमिली से ये बिलोंग करते हैं. तो इनके फैमिली का नाम है वर्ब. इज इट क्लियर? क्या नाम है? वर्ब. स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जाऊंगा एंड आई होप कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा इससे रिलेटेड. ऑलराइट, तो सबसे पहले आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इज, एम, आर जिस फैमिली के पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिस फैमिली से बिलोंग करेंगे उस फैमिली का नाम क्या है? वर्ब है. इट्स ओके, हेड ऑफ द फैमिली ये आ रहा है. तो ये वर्ब क्या होता है? आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में कोई कुछ साउंड आइडिया होगा. वर्ब, यू नो वेल दैट कि वर्ब इज सच अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन. इज इट क्लियर? इसके अंतर्गत किस तरह के वर्ड आते हैं जो एक्शन, स्टेट या पोजीशन शो करते हैं? इन्हीं में से आपका ये जो है मैंने 3 वर्ड लेकर आया है आज, इज, एम, आर. ओके, तो सबसे पहला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इज, एम, आर कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब से. ओके, इसके बाद से अब मैं बता दूं कि इज, एम, आर जो है अगले इसके आगे वर्ब के जब फैमिली में ये शिफ्ट होते हैं तो इनको हम लोग कहाँ ले जाते हैं? तो ये इज, एम, आर जो होते हैं ना, ये फाइनाइट ग्रुप में आते हैं. कौन से ग्रुप में आते हैं? फाइनाइट ग्रुप में. फाइनाइट वर्ब के जो है ये फैमिली में आकर रह जाते हैं. अब आई होप दैट कि आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा. सिंपली जब हम लोग जो है इज, एम, आर को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि या तो एक जुलरी वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, समथिंग लाइक दैट. और हम लोग एक ज़्यादा से ज़्यादा और क्या जानते हैं कि इसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं. लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इज, एम, आर के रिगार्डिंग ऐसा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ कि इसके बाद से आपको बिलीव नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन इनसे आपको जो है बियॉन्ड नहीं होगा. यहाँ पर इज, एम, आर को सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? वर्ब में. जब ये वर्ब के फैमिली में जाते हैं ना, ओके, तो ये वर्ब के फैमिली में कहाँ पर जाकर शिफ्ट होते हैं? फाइनाइट वर्ब. तो जैसा कि मैंने वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब क्या शो करने वाला होता है? एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन. तो ये ओवरऑल वर्ब का एक जो है डिफिनीशन मैंने बताया. इसके आगे ये जो फाइनाइट वर्ब के फैमिली से गुजरते हैं जहाँ इज, एम, आर आकर शिफ्ट होते हैं, तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? एक छोटा सा मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ. ठीक है, फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत वे वर्ब्स के वर्ड आते हैं जो 2 चीज़ पे बस फोकस करिएगा. ओके, जो सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग जो है अपना फॉर्म बदलते रहते हैं. कोई भी वर्ड जो वर्ब है, ओके, और वर्ब जैसे एक्चुअली वर्ब जो है 2 तरह के होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. ओके, तो फाइनाइट वर्ब के
अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं ना, वो वर्ड्स का जो है फंक्शन क्या होता है कि वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो है क्या होते हैं, गवर्न होते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, जैसे आप आई के साथ क्या लगाते हो, एम लगाते हो, इज इट क्लियर। ही के साथ आप क्या यूज करते हो, इज यूज करते हो। एंड देन आफ्टर दे अगर आपका सब्जेक्ट हो तो आप क्या यूज करते हो, आर। तो आपने देखा कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों वर्ड जो है बदलते चले गए। इसके साथ साथ टेंस, टेंस दैट स्टैंड्स फॉर टाइम, अगर इन्हीं को जो है हमें पास्ट में यूज करना होगा तो हम जानते हैं कि आई के साथ वाज यूज करना शुरू करेंगे, ही के साथ वाज यूज करेंगे, एंड देन आफ्टर दे के साथ हम लोग वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ड। तो आपने देखा कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करते चला गया। ओके, उसके बाद से पास्ट में गया तो इनके बदले वाज और वर आने लगे। दैट्स वाई ये इज एम आर जब वर्ब के फैमिली में जाते हैं तो वर्ब इनको कौन से जगह पर ले जाकर शिफ्ट कराता है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्लियर हुआ। फाइनाइट वर्ब स्टैंड्स फॉर कि ऐसा वर्ब का वर्ड जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाए, बदल जाए। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, यू नो वेल दैट। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एक्शन वर्ब पर देख लेते हैं। जैसे ही के साथ आप बोलते हो गोज, यहाँ ही ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया। अब यही जो है अगर आपका सब्जेक्ट दे होता है विच इज़ प्लुरल, जो प्लुरल है तो यहाँ पर आप इसके लिए क्या यूज करते हैं, गो यूज करते हैं। तो इस वर्ब को भी हम लोग कौन सा वर्ब बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। लेट मी रिमाइंड, इज एम आर कौन से कैटेगरी से आते हैं, वर्ब के फैमिली से। ये वर्ब के फैमिली में जब इंटर करते हैं तो इनको फंक्शन पर जो है किस में हम लाकर शिफ्ट कर देते हैं, फाइनाइट वर्ब में। अब अगर यहाँ से किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और क्यों ये लोग इसमें आकर जो है शिफ्ट होते हैं, तो आप बता सकते हैं ओवरऑल कि फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत वे वर्ड्स आते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं, बदल जाते हैं। इट मीन्स कि दे आर गवर्न, इनको जो है सब्जेक्ट और टेंस क्या करता है, गवर्न करता है। तो आई होप कि आपका ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ब है, वर्ब में ये कौन से फैमिली से है, फाइनाइट वर्ब से है। ओके, लेट मी ड्रॉप फर्स्ट, थोड़ा इसके बारे में मैं जो लेट मी ड्रॉप। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग अब देख लेते हैं कि वर्ब, वर्ब के बाद जो है इनको हम लोग शिफ्ट कराए किस में, फाइनाइट वर्ब में। अब इसके आगे जो है हम लोग थोड़ा सा इसका यूजेस देखते हैं। ओके, सो इज एम आर को जो है लेट मी टेल यू कि हम दो तरह से यूज करेंगे। ओके, एक सेंटेंस में जो है हम इनको जो है दो तरह से यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट इनका जो होता है जिस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं वो होता है एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में। ओके, लिंकिंग वर्ब। और दूसरा इनको हम लोग किसी वाक्य में जो है यूज कर सकते हैं एज एन एक्जुलरी वर्ब। ओके, ये दो तरह से जो है हम लोग इज एम आर को यूज कर सकते हैं एक वाक्य में, एज ए लिंकिंग वर्ब या फिर एक्जुलरी वर्ब के रूप में। अच्छा, आपको जो है तरह तरह के यहाँ पे वर्ड्स मिल सकता है। कहीं पर लिंकिंग वर्ब देखने को मिलेगा, कहीं पर जो है कोपुला वर्ब देखने को मिलेगा। ओके, और कहीं पर जो है इनको वर्ब टू बी या फिर सिंपली ये बी फॉर्म भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये बी जो वर्ड होता है ना, इसमें 5 वर्ड आएंगे, इज, एम, आर, वाज एंड वर। कलेक्टिवली आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इज, एम, आर को कितने तरह से यूज कर सकते हैं, या तो लिंकिंग वर्ब, ये वर्ड याद रखिएगा लोग, या तो लिंकिंग वर्ब की तरह या फिर एक्जुलरी वर्ब के रूप में। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर जब हम लिंकिंग वर्ब, कोपुला वर्ब या फिर वर्ब फॉर्म्स बी के रूप में जब यूज करेंगे तो इनका फंक्शन बदल जाएगा, और जब एक्जुलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इनका फंक्शन जो है बदल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लिंकिंग वर्ब या कोपुला वर्ब बनने के लिए ये किसी अन्य वर्ब को जो है फॉलो नहीं करते हैं, यानी वैसे वर्ब जो एक्शन शो करने वाले होते हैं वैसे वर्ब को ये नहीं फॉलो करते हैं। इनका एक सिंपल सा जो है, लेट मी राइट रूल्स लाइक सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव, लाइक दिस। ओके, ऐसा इनका रूल्स होगा। आप देख सकते हैं इज, एम, आर के बाद मैंने क्या लिखा है, नाउन आ सकते हैं, प्रोनाउन आ सकते हैं या फिर एडजेक्टिव। इज, एम, आर ये
लिंकिंग वर्ब कोपुला वर्ब तभी बनेगा, रिमेंबर ये तभी बनेगा जब इनके ठीक बाद कोई एक्शन वर्ब ना आए। क्या है, क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन एक्शन वर्ब जिसको डायनेमिक वर्ब बोलते हैं वो नहीं आएगा, ठीक है, या फिर लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। लेकिन जब ये लोग एक जुलरी वर्ब बनेंगे, क्या बनेंगे, एक जुलरी वर्ब, इट्स ओके। तो इनका सिंपल सा जो रूल्स होता है वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इज इट क्लियर? क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इज एम आर के ठीक बाद वाला वर्ड देखिए, ये कौन से फैमिली से आ गया, वर्ब। जो ये वर्ब जो होगा वो क्या शो करेगा, एक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, एक्शन। वैसे मैं रूल्स का जो है, रूल्स के बारे में भी बताऊंगा कि इस रूल्स का प्रयोग हम लोग कब करते हैं और इनका जो है सेंस क्या होता है। ओके, मेरा यहाँ पर इंटेंशन यही है कि आप लोग देख लो कि हम वाक्य में, एक सेंटेंस में इज एम आर को जो है किस तरह से यूज करेंगे तो उनका क्या नाम पड़ेगा। अगर इज एम आर लिंकिंग वर्ब के रूप में आप यूज करोगे या कोपुला वर्ब के रूप में यूज करोगे तो डैम श्योर है कि इनके बाद से नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, ही इज अ बॉय, ओके, ही इज ए बॉय। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इज वर्ड आया है, इसके आगे आर्टिकल प्लस ये नाउन आ गया। तो यहाँ पर अगर किसी ने पूछा इज वर्ब में अभी कौन से जो है फैमिली से है, तो आप अगर इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोल दिए तो गलत हो गया। यहाँ पर ये इसने, इसके बाद जो हमने क्या यूज किया, नाउन यूज किया है, तो यहाँ पर इज का नाम क्या पड़ेगा, लिंकिंग वर्ब या फिर कोपुला वर्ब। क्लियर? जब भी इज एम आर के बाद नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो वहाँ पर इज एम आर का नाम क्या पड़ता है, लिंकिंग वर्ब या कोपुला वर्ब। ओके, लेकिन अगर इज एम आर के बाद आपको कोई डायनेमिक वर्ब या फिर कोई लेक्सिकल वर्ब या फिर दूसरे शब्दों में आप सुन सकते हैं कि एक ऐसा वर्ब जिसके 5 फॉर्म्स हो, अगर वो आ गए जो आपके एक्शन को दिखाएगा तो समझ जाना वहाँ पर इज एम आर जो है आपका क्या बन गया है, एक जुलरी वर्ब बन गया है। क्या बन गया है, एक जुलरी वर्ब। एक और पॉइंट्स यहाँ पर V4 ही नहीं, हम आगे रूल्स बताएंगे, कितने सारे रूल्स के साथ ये आएंगे। इज एम आर के बाद कोई भी, इनके बाद जो है याद रखिएगा हम V3 भी यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, मैं उस रूल्स को भी बताऊंगा। लेकिन इज एम आर को अभी मैं सिर्फ आपको नाम देने के लिए बता रहा हूं, ओके, कि इज एम आर जो है किस तरह से यूज करेंगे तो उनका नाम क्या पड़ता है। सबसे पहले मैंने बताया कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, वर्ब। वर्ब के बाद मैंने बताया कि ये कहाँ जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, फाइनाइट वर्ब में। उसके बाद से मैंने बताया इज एम आर का क्या क्या नाम है। तो यहाँ पर इनके जो है फंक्शन के आधार पर हम कौन कौन सा नाम दे रहे हैं, या तो लिंकिंग वर्ब, कोपुला वर्ब। लेकिन ये लिंकिंग या कोपुला वर्ब कब बनते हैं, जब सेंटेंस में आपको इनके बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन आए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, इसके बाद से मैंने बताया कि सेम वर्ड, यही सेम वर्ड जो है एज एन एक ज्वेलरी के रूप में भी काम कर सकते हैं। लेकिन इनको एक ज्वेलरी बनने के लिए हमेशा याद रखिएगा ज्वेलरी वर्ब और फिर इनको आप हेल्पिंग वर्ब बोल दो जो आपको मालूम हो, ठीक है। ये एक ज्वेलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जब बनेंगे तो डैम श्योर है कि इनके ठीक बाद वर्ब का 4th फॉर्म जो ING वाला होता है, पार्टिसिपल वाला, या फिर वर्ब 3, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कभी भी इज एम आर के बाद अगर कोई लेक्सिकल वर्ब का प्रयोग होगा तो वहाँ इज एम आर जो है किसका रोल निभाएंगे, एक ज्वेलरी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का कि कब इज एम आर का नाम लिंकिंग वर्ब बनेगा और कब जो है एक ज्वेलरी वर्ब। इज इट क्लियर? तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ये लोग एक ज्वेलरी वर्ब बनते हैं और जब लिंकिंग वर्ब बनते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंसेस क्या होता है। रिमेंबर कि जब भी लिंकिंग वर्ब या कोपुला वर्ब बोल लीजिए, यानी जब ये वाक्य में जो है किसी नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन के साथ आएंगे तो उस वाक्य में जो है ना कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? उस वाक्य से आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार की जानकारी मिल सकती है लेकिन एक्शन नहीं हो सकता है। ये लोग एक्शन के साथ तभी आ सकते हैं जब एज एन एक ज्वेलरी वर्ब के रूप में आए। किस रूप में आए? एक ज्वेलरी वर्ब के रूप में आएंगे, तब जो है ये एक्शन शो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि आखिर ये V4 और V3 के साथ ही क्यों आएंगे।
क्यों V4 और V3 को इनके पहले हम यूज करते हैं? इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एक छोटा सा पॉइंट्स यहाँ पर जो है, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो लेट मी क्लीन इट। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि V4 ये जो मैंने लिखा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब 3। ओके, यू ऑल नो दैट कि वर्ब हैज़ 5 फॉर्म 1 2 3 4 एंड 5, ये तो सबको मालूम होगा। ओके, लेकिन आप देखिएगा कभी भी V3 और V4 के पहले इन एक ज्वेलरी का या किसी भी एक ज्वेलरी वर्ब का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 को छोड़कर बाकी ये वर्ब जो है ना टेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं क्लियर कर पाते हैं? टेंस। अगर हमने बोल दिया ये प्लेइंग वर्ड कौन से टेंस में है, प्रेजेंट या पास्ट? रिमेंबर, अगर सिर्फ मैं बोलूँ प्ले तो आप बता दोगे कि प्रेजेंट में है। अगर मैंने बोला प्लेड तो आप जो इसको बोल सकते हो कि पास्ट में है। अगर मैंने इसको बोल दिया प्लेज तो फिर आप बता सकते हो कि ये प्रेजेंट में है, लेकिन प्लेइंग को नहीं बता सकते। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि ये टेंस क्लियर नहीं करता है एंड दैट्स वाई दे नीड एन एक्जुलरी वर्ब। इसी वजह से V4 और V3 के पहले जो है किसको देना जरूरी होता है? एक्जुलरी वर्ब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? या आपको मैंने बताया कि इजेमार एक्जुलरी वर्ब कब बनेंगे? जब इनके बाद से कोई अगला लेक्सिकल वर्ब आ जाए, एक्शन वर्ब आ जाए या डायनेमिक, ये तीनों कंसेप्ट एक ही है। ओके, या फिर ऐसा वर्ब आए जिस वर्ब के पांचों फॉर्म होता हो। ओके, उसके बाद से मैं ये बताऊंगा कि जब ये एक्जुलरी बनते हैं तो इनका फंक्शन क्या क्या होगा, अभी आगे भी बताएंगे। ओके, इजेमार जब किसी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ आएंगे तो उस समय इनका नाम क्या पड़ता है? लिंकिंग वर्ब, कोपुला वर्ब। इज इट क्लियर? तो अब जो है इसके ऊपर उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक शॉर्ट में जो है हम लोग इजेमार को मैंने आपको बताया कि इजेमार के जो फैमिली है इनको कलेक्टिवली जो है आप क्या बोल सकते हैं? वर्ब टू बी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्ब टू बी। ओके, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बी में जो है कितने वर्ड्स आते हैं, तो डोंट फॉरगेट बी में 5 वर्ड्स आते हैं। बाय द वे आते तो है 8 वर्ड। ओके, जिसमें 3 नॉन फाइनाइट होते हैं और 5 फाइनाइट होते हैं, और जिसका मैंने ग्रुप लिख दिया है इज, एम एंड आर। इज इट क्लियर? मैंने ये ग्रुप जो है क्या कर दिया है? लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सब मैं बताता हूँ कुछ रूल्स के माध्यम से। ओके, एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में जो है पहले जो है मैं आपको यूज करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग एक रूल्स देखते हैं कि अगर रूल्स नंबर फर्स्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन। अगर सिर्फ इतना आपको रूल्स दे दिया गया तो आप देखो सबसे पहला कंसेप्ट याद रखिएगा, इजेमार यहाँ पर जो है क्या बना हुआ है? लिंकिंग वर्ब बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इनके बाद से आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाउन। अब अगर आप इस पर बहुत हजारों सेंटेंसेस जो है बनाते होगे, बट लेट मी टेल यू कि एक्चुअली में इसको समझ ले कि इस रूल्स का हम यूज कब करते हैं। तो इस रूल्स का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमें सब्जेक्ट को रीनेम करना हो। क्या करना हो? रीनेम करना हो। ये अपने कॉम्प्लीमेंट को जो है ना जोड़ने का काम करता है, इसलिए तो इसका नाम है लिंकिंग वर्ब, जो इसके कॉम्प्लीमेंट से क्या करता है? जोड़ता है। पॉइंट्स क्या याद रखना है कि जब भी सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नाउन, अगर इस पर आधारित कोई भी व्यक्ति आपसे डिस्कस करना चाहे कि हम इस रूल्स का प्रयोग कब करते हैं, तो सिंपल कुछ ट्रांसलेशन बनाकर ना दिखाइए, उसको बताइए कि इजेमार के बाद अगर नाउन आता है तो इस रूल्स में इजेमार का फंक्शन होता है कि ये नाउन को जो है रिवर्स करेगा, सब्जेक्ट के पास लाएगा और रीनेम कराएगा। क्या कराएगा? रीनेम। और दूसरा फंक्शन क्या होता है? तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। क्या देगा? इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सी इज रानी। इज इट क्लियर? यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? शी है। यहाँ पर आपका ये वर्ब क्या है? इज है। और यहाँ पर मैंने नाउन और नेमिंग वर्ड, यू नो दैट कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ जिसका अपना एक नाम हो और वो अपने नाम से जाना जाता है, चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही क्यों ना हो, वो नाउन के फैमिली से बिलोंग करता है। तो रानी इज ए नेम ऑफ ए गर्ल, यू नो। तो यहाँ पर जो है आप देखो, रानी जो है किसको रीनेम कर रही है? सी को। तो यहाँ पर इसका ये फंक्शन है। और दूसरा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिला है कि हु इज सी, कौन है वो?
तो आपको जानकारी मिली ना कि कौन है वो रानी है। तो ये रूल्स क्लियर हुआ कि जब भी आप सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन का प्रयोग करोगे तो इस रूल्स में जो है इज एम आर का दो ही फंक्शन है, या तो ये जो है इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन तो देगा ही साथ देगा, और इसका प्राइम फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, नाउन को रिवर्स लाकर किसके पास रख देगा, सब्जेक्ट के पास, और उसको रीनेम करेगा। क्या करेगा, रीनेम। ओके, तो ये रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ, इज एम आर प्लस नाउन का मतलब रीनेमिंग। ओके, द नेक्स्ट लेट मी टेल यू, अगर इसके बाद से जो है आपको इज एम आर के बाद मैंने बताया कि आप एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव का। अगर इज एम आर के बाद आपको एडजेक्टिव दिखाई दे, एडजेक्टिव का कोई वर्ड्स दिखाई दे, किसका वर्ड दिखाई दे, एडजेक्टिव का, तो याद रखिएगा इज एम आर उस फैमिली में रहेगा। इसका नाम यहाँ पर क्या बनेगा, बहुत लोग इसको बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब नहीं बोला जाता है, इसको लिंकिंग वर्ब बोलिए, कोपुला वर्ब बोलिए। और याद रखिएगा कि जब भी ये इज एम आर के बाद नाउन और एडजेक्टिव आएगा, एक्शन शो नहीं करेगा। सबसे बड़ा डिफरेंसेस यही होता है कि एक्शन शो नहीं करेगा, क्या करेगा, रीनेम करेगा, जो अभी मैंने रूल्स बताया। और नहीं तो अब दूसरा रूल्स मैंने तैयार कर दिया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। ओके, तो अब इस रूल का क्या फंक्शन है, हम कब यूज करते हैं, तो सिंपली मैंने आपको बताया ना कि ये लिंकिंग वर्ब है, तो करता क्या है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो होता है कंबाइन करता है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव को जो होता है ना रिवर्स कराएगा। क्या कराएगा, रिवर्स कराएगा, और रिवर्स करा के सब्जेक्ट के बारे में जो है डिस्क्राइब करेगा। क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब का मतलब उनके बारे में व्याख्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि रानी इज ओके, सिंपली एक प्रीडिकेटिव हम लोग देख लेते हैं, एडजेक्टिव का प्रीडिकेटिव यूज देख लेते हैं जब इसके बाद से कोई नाउन ना आए। रानी इज ब्यूटीफुल। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ ब्यूटीफुल, तो आपको सब्जेक्ट मिल गया यहाँ पर, कौन खूबसूरत है, तो रानी। तो ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है किसके लिए आया है, रानी के लिए आया। इज इट क्लियर। तो जब किसी रूल्स में, जब कोई ऐसा रूल्स मिले जहाँ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव आए, तो आप दो चीज़ याद रखिएगा, इज एम आर का प्रयोग आपने किया है लिंकिंग वर्ब की तरह, और आने वाला एडजेक्टिव का क्या फंक्शन होगा, तो वो सब्जेक्ट के बारे में जो है क्या करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा। क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। इज इट क्लियर। और साथ ही साथ जो है आपको इन्फॉर्मेशन तो देगा। तो ये एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में आपने देखा, किस तरह से अब तक जो है इज एम आर को आपने किस तरह से देखा है, लिंकिंग वर्ब के रूप में देखा। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ओके, अब जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इज एम आर का प्रयोग आप आगे कैसे कर सकते हैं। तो इज एम आर का प्रयोग अब हम लोग थोड़ा सा एक ज्वेलरी वर्ब के रूप में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक, मैंने बोला ही था कि कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ। ओके, इज एम आर का प्रयोग अब जो है आप किस रूप में जो है देखने जा रहे हैं, एक ज्वेलरी वर्ब के रूप में देखने जा रहे हैं। इज इट क्लियर। एक ज्वेलरी वर्ब के रूप में देखने का मतलब क्या हुआ, सो लेट्स सी। अब हम लोग, अब तक हमने इज एम आर को कैसा देख लिया, एज ए लिंकिंग वर्ब। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इज एम आर लिंकिंग वर्ब उसका नाम कब पड़ता है। यू नो दैट कि आप किसी भी वर्ड्स का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन आपको क्या बोलता है कि आप किसी वर्ड्स को बिना फंक्शन के नाम नहीं दे सकते हैं। तो इज एम आर का जब आप फंक्शन देखते हो तभी उनको नाम रखते हो। हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं एक ज्वेलरी वर्ब है, लिखा हुआ है एक ज्वेलरी वर्ब, नहीं, आप ऐसे नाम नहीं दे सकते हो। आप उनको सेंटेंस में जाकर देखोगे तब आप उसका जो है नाम रखोगे कि वो एक ज्वेलरी वर्ब है या फिर जो है वो लिंकिंग वर्ब है। तो ये लिंकिंग वर्ब कब बनेगा, जब इज एम आर के बाद आपको कोई नाउन आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई प्रनाउन आ जाए। जैसे इट इज़ यू, इट इज़ वी, इट इज़ दे, तो इज के बाद वी, दे, यू आया, प्रनाउन भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, तो उसमें उसका नाम पड़ता है लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखते हैं इज एम आर को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। इसके बारे में भी मैं एक बेहद ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि बिकॉज यू नो वेल दैट कि हमारे पास वी हैव 11 ऑक्सिलरी वर्ब्स। रिमेंबर 11 ऑक्सिलरी वर्ब्स और सबका फंक्शन अलग अलग होता है। तो वहाँ पर जो है हम एक वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ देखते हैं कि इज एम आर को हम लोग किस रूप में यूज कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो ऑक्सिलरी वर्ब का बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। कोई भी वर्ब जब ऑक्सिलरी होता है तो उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला जो इसका
प्राइम पर्पज होता है किसी वाक्य में 11 एक्जुलरी वर्ब है, हम जब उसको एज एन एक्जुलरी वर्ब के रूप में 11 में से किसी भी वर्ड को यूज करेंगे जो हमारा कौन कौन से है, इज, एम, आर, वाज, वर, इज इट ओके, डू, डज, डीड एंड देन आफ्टर हैज, हैव, हैड। ओके, तो ये जो एक्जुलरी वर्ब के रूप में जब भी कोई वर्ड आता है तो उसका प्राइम फंक्शन जो होता है या प्राइम पर्पज जो होता है वाक्य का टाइम क्लियर करना होता है। क्या क्लियर होता है? टाइम क्लियर करता है। इज इट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, आई एम टीचिंग, ओके, एंड आई वाज टीचिंग। क्लियर? अब आप एक बात बताओ, क्या टीचिंग क्लियर कर पा रहा है? तो वर्ब ही, अभी मैंने बताया है तो वर्ब ही, लेकिन क्या ये कंसेप्ट क्लियर कर पा रहा है? सेंटेंस का टाइम क्लियर कर पा रहा है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है? नहीं। आप कौन सा वर्ड देखकर बोलोगे कि कौन सेंटेंस प्रेजेंट में है, कौन पास्ट में? तो एम को देखकर आप बोलोगे कि ये प्रेजेंट में है, और वाज को देखकर आप किस में बोलोगे? पास्ट में। तो इनका पहला प्राइम पर्पज जो होता है इज, एम, आर, जब एक्जुलरी वर्ब या कोई भी 11 वर्ड में से कोई भी वर्ड एक्जुलरी वर्ब बनता है तो सिंपल सी बात है, उनका प्राइम पर्पज क्या होता है? वाक्य का टाइम क्लियर कर दे कि आपका सेंटेंस जो है कौन से टाइम में है, इधर प्रेजेंट और इन पास्ट। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि एक्जुलरी वर्ब होने के नाते इनका पहला फंक्शन होता है टाइम। दूसरा एक्जुलरी का फंक्शन होता है कि हम सामान्यतः जब भी निगेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे, ठीक है, क्या निर्माण करेंगे? कोई भी निगेटिव, हमारे पास असर्टिव सेंटेंस का एक ग्रुप है जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो जब भी हम कोई निगेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो ऑफ कोर्स वी नीड एक्जुलरी वर्ब्स। फिर हमें किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? एक्जुलरी वर्ब्स का ज़रूरत पड़ता है। एंड देन आफ्टर यू ऑल नो दैट कि एक और तरह के हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड योर इंटेरोगेटिव। कौन सा कैटेगरी होता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? अ सेंटेंस दैट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। वैसा सेंटेंस जो किसके लिए यूज हो? क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, तो इंटेरोगेटिव इनके बगैर यानी एक्जुलरी वर्ब के बगैर किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण संभव नहीं है। ओके, तो हमारे पास एक्जुलरी मॉडल छोड़ दीजिए क्योंकि मॉडल की संख्या 13 होता है। प्योर एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 11। इज इट क्लियर? और उस अब याद रहेगा, उम्मीद करते हैं आपको याद रहेगा कि एक्जुलरी वर्ब जो हमारे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड है, ये इनका फंक्शन क्या है? तो ये टाइम बताएंगे, मतलब उस सेंटेंस का आपको टाइम बताएंगे कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में। ओके, 7 आउट ऑफ 11, 7 का जो हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और जो 4 वर्ड्स होते हैं वाज, वर, डिड एंड हैड, उनको हम पास्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले इन 11 एक्जुलरी वर्ब का एज एन एक्जुलरी वर्ब मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ इज, एम, आर पर ही नहीं, किसी भी एक्जुलरी के रिगार्डिंग ये बात आप जो है समझ लीजिए। एक्जुलरी वर्ब का प्राइम फंक्शन टाइम क्लियर करना, कि आपके वाक्य का टाइम क्लियर करे कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है या पास्ट में। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस के निर्माण में जो है दे हेल्प अस, ये हमारा जो है हेल्प करते हैं। देन आफ्टर इंटेरोगेटिव, इनके बगैर नहीं बन सकता है। ओके, तो अब हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग एज एन एक्जुलरी में देख ले। सबसे पहली बात, 11 एक्जुलरी में से कोई भी वर्ब, ओके, कोई भी वर्ब जब एज एन एक्जुलरी यूज होगा तो ये कन्फर्म है कि याद रखिएगा जो एक्जुलरी वर्ब है, यहाँ देखिए इनकी संख्या मैंने कितना बताया? 11। ये एक्जुलरी वर्ब जो है एक्जुलरी तभी कहलाएंगे जब इनके बाद से ये ग्रुप दिखाई दे, लेक्सिकल वर्ब। कौन सा वर्ब दिखाई दे? लेक्सिकल। लेक्सिकल में मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, यानी इनके साथ वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 का फंक्शन। वैसे वर्ब 5 नहीं आने वाला, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि लेक्सिकल वर्ब कौन से वर्ब जो एक्शन शो करते हैं, जिनके 5 फॉर्म होते हैं, जब वो किसी एक्जुलरी वर्ब के साथ इन जैसे वर्डों के साथ दिखाई देंगे तो ऑटोमेटिक इन वर्ड का नाम क्या पड़ जाता है? एक्जुलरी वर्ब पड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक्जुलरी वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 11 एक्जुलरी वर्ब है, ठीक है। उस 11 एक्जुलरी वर्ब को बनाने के लिए जो है हमको उनके ठीक अगला वर्ड को जो है क्या ज़रूरत पड़ेगा, कौन से फैमिली से आना चाहिए? एक्शन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये वर्ड एक्जुलरी वर्ब नहीं बनने वाले हैं, लिंकिंग वर्ब के रूप में हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि ये कब एक्जुलरी वर्ब बनेंगे? जब इनके साथ कोई लेक्सिकल वर्ब आएगा। ये मैंने लिखा है
इज इट क्लियर कि लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत वो वर्ब आते हैं जो आपके एक्शन शो करता है। जैसे अभी मैं कौन सा एक्शन कर रहा हूँ, पढ़ाने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस आ गया ना। तो ये जो है आपका कौन सा कैटेगरी कहलाया, लेक्सिकल। अब आगे जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ ईजेएमआर के साथ हम कौन कौन से लेक्सिकल फॉर्म यूज करेंगे, ओके कैसे ये एक ज्वेलरी बनेंगे, और जब ये एक ज्वेलरी बनेंगे तो इनके साथ क्या रूल्स होगा। मैं सिंपल सा जो है 2 रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आप लोग फोकस करिए। या तो हम एक रूल्स ये तैयार कर लें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, यदि कोई आए तो, ठीक है। या फिर दूसरा रूल्स हम ऐसे देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब इजिम आर के बाद V4 वर्ब का 4th फॉर्म, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा वर्ब 1 प्लस ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। जब भी इजिम आर के बाद V4 दिखाई दे तो सबसे पहला वो सेंटेंस आपका एक्टिव सेंटेंस होगा। कौन सा होगा, एक्टिव सेंटेंस, या आप बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर, यानी कि इस ईजेएमआर के बाद अगर वर्ब का 3rd फॉर्म दिखाई दे, कौन सा फॉर्म दिखाई दे, वर्ब का 3rd फॉर्म दिखाई दे, तो इसको जो है हम लोग, ये रूल्स जो है आपका पैसिव का होगा। क्लियर, किसका होगा, पैसिव का होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको रूल्स समझ में आ रहा होगा। जब ईजेएमआर, अभी मैंने बताया ना कि ईजेएमआर टाइम क्लियर कर देते हैं, तो किस में हम यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो ईजेएमआर को लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करना होगा, तो क्या यूज करोगे, ईजेएमआर के ठीक बाद क्या आना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। क्लियर। अगर ईजेएमआर को एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करना है तो आपको कौन से वो 2 फॉर्म लेकर आना पड़ेगा, या तो V4 या फिर इनके बाद से क्या यूज कर दीजिए, V3। तो जब इनके बाद से ईजेएमआर के बाद V4 यूज होगा तो आपका सेंटेंस जो होगा एक्टिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस का मतलब जहां सब्जेक्ट, ये जो यहाँ आने वाला सब्जेक्ट होगा ना, वो खुद कार्य कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, वो खुद कार्य कर रहा होगा। जैसे मैं अगर बोलूँ आई एम टीचिंग, ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। अब आप देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ जो एक्शन हो रहा है, यहाँ मौजूद सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस जो है क्या होते हैं आपके, एक्टिव सेंटेंस होते हैं, ओके। तो ईजेएमआर के साथ V4 आ गया तो आपका पहला कंसेप्ट क्लियर ना, कि सेंटेंस जो होगा किस में होगा, एक्टिव सेंटेंस होगा। एक्टिव सेंटेंस स्टैंड्स फॉर कि वहाँ सब्जेक्ट जो है ये कार्य खुद करेगा। इज इट ओके। नेक्स्ट, जब ईजेएमआर के पास जो है V3 यूज हो जाए, क्या यूज हो जाए, V3 यूज हो जाए, तो ये सेंटेंस पैसिव हो जाता है। क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है, यानी ये हो जाता है व्हाट इज डन, क्या किया जाता है। यहाँ मौजूद सब्जेक्ट जो है इस बार कार्य नहीं करेगा, ओके। जबकि आपको साउंड आइडिया आएगा कि कोई कार्य किया हुआ है और यहाँ मौजूद सब्जेक्ट पर उसका असर पड़ रहा है, ठीक है। जैसे रानी इज टॉट, अब इसका हिंदी क्या हुआ, रानी इज टॉट, रानी को पढ़ाया जाता है। अब आप ये बताओ, क्या रानी खुद पढ़ रही है, नॉट एट ऑल। अगर हम दूसरा सेंटेंस ऐसे लिख दें, रानी इज टीचिंग, क्लियर। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट और यहाँ के सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए। यहाँ V3, यहाँ V4 आया है। रानी इज टीचिंग में मैंने बताया था कि ईजेएमआर के साथ V4 आएगा तो वहाँ सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं रानी पढ़ाने का काम खुद कर रही है। आगे आप देखो ऊपर सेंटेंस से रानी इज टॉट, मैंने क्या बताया कि जब ईजेएमआर के साथ V3 लगाओगे, वर्ब का 3rd फॉर्म लगाओगे, तो वहाँ पर सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है। जब आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको सेंस आएगा कि कोई और कार्य किया है, एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। रानी इज टॉट, रानी को पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाला ही नो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ईजेएमआर के बाद V4 आए
तो आपको जो है क्या बोलना है कि वो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होगा, वहाँ पर सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा होगा, खुद कार्य कर रहा होगा। और जब आप इज एम आर की जगह पर वर्ब 3 का फॉर्म यूज करिएगा तो वहाँ सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है, जबकि ऐसा साउंड आइडिया आएगा कि सब्जेक्ट पर किसी के द्वारा किए गए कार्य का असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब आई होप कि आप लोग पहचान लिए होंगे कि इज एम आर यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब को फॉलो किया है तो इनका नाम पड़ेगा ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर V3 को फॉलो किया है तो इनका नाम आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलो या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलो। इज इट क्लियर? तो लेट मी रब एंड रिमाइंड यू वन मोर थिंग्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऐसे इज एम आर का प्रयोग जो है बहुत सारे सेंटेंस में जो है बहुत तरह से रूल बनाकर जो है हम लोग यूज करते हैं, बट पार्टिकुलरली इतना ज़्यादा जो है आपको जानना ज़रूरी था जो मैंने आपको बताया कि कम से कम आप इज एम आर को किस किस सेंस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, इज एम आर, ध्यान दीजिएगा, इज एम आर जो है कौन से फैमिली से, अगर किसी ने पूछा कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका आंसर होना चाहिए वर्ब। अगर किसी ने पूछ दिया कि इज एम आर जो है ये वर्ब के कौन से फैमिली में आते हैं, कहाँ शिफ्ट होते हैं, इनको फाइनाइट वर्ब बोला जाता है या नॉन फाइनाइट वर्ब, तो आप क्या बताओगे? फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। फाइनाइट वर्ब किसको मैंने बताया था? वे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ओके, तो वर्ब से ये कौन से फैमिली में जाकर शिफ्ट होते हैं? फाइनाइट वर्ब में। आगे जो है इनको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं? लिंकिंग वर्ब के रूप में। किस तरह से यूज कर सकते हैं? लिंकिंग वर्ब, या इनका एक और नाम है कोपुला वर्ब। ठीक है, अब लिंकिंग वर्ब कब ये बनेंगे, इज एम आर कब बनेंगे? उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। इज एम आर के बाद आपको क्या यूज कर देना है? स्पीकर क्या यूज कर देना है? या तो नाउन या तो एडजेक्टिव या प्रोनाउन। क्लियर? तो वहाँ पर ये इन लोगों का फंक्शन याद रखिएगा कि जब इज एम आर नाउन और एडजेक्टिव या प्रोनाउन के साथ आएगा तो इनका फंक्शन बदल जाता है। जब ये लिंकिंग वर्ब बनेंगे तो ये होगा, आप देख सकते हैं, रीनेम करेंगे। क्या करेंगे? रीनेम करेंगे, यानी सब्जेक्ट रीनेम के लिए आपको इज एम आर के बाद क्या यूज करना होगा? नाउन। या फिर डिस्क्राइब करेंगे, क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। तो वर्णन करने के लिए इज एम आर के बाद से क्या आएगा? एडजेक्टिव। या फिर एम्फेसिस डालेंगे। क्या करेंगे? एम्फेसिस। तो एम्फेसिस के लिए आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, जैसे इट इज़ यू, इट इज़ वी, हम ही लोग तो है, आप ही तो है। क्लियर? और साथ ही साथ इनके साथ आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन। तो याद रहेगा कि इज एम आर लिंकिंग वर्ब कब बनेंगे? जब इनके पास से नाउन पर नाउन या एडजेक्टिव आ जाए। जब नाउन आएगा तो रीनेम करेगा, एडजेक्टिव आ गया डिस्क्राइब करेगा, प्रोनाउन आएगा एम्फेसिस डालेगा। ओके, लिंकिंग वर्ब से ये लोग ट्रांसफर कौन से फैमिली में हो सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में। किस में ट्रांसफर हो सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में। तो जब ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में ट्रांसफर होंगे, याद रखिएगा कि इज एम आर के बाद, ठीक है, इज एम आर के बाद जो है आपको वर्ब के 5 फॉर्म में से सिर्फ 2 फॉर्म यूज करना है। या तो V4 यूज करिए या वर्ब 3 यूज करिए। V4 यूज करने का मतलब हुआ कि वहाँ मौजूद, उस वाक्य में मौजूद सब्जेक्ट स्वयं एक्शन करेगा। ये दोनों एक्शन ही शो करेंगे। याद रखिएगा, वर्ब 4 या वर्ब 3 एक्शन तो दोनों में है, लेकिन V4 में आने वाला सब्जेक्ट तो कार्य खुद करेगा, जबकि V3 के साथ आने वाला सब्जेक्ट जो है कार्य करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो सेंटेंस पैसिव होता है और आपका सब्जेक्ट, दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि वो एक ऑब्जेक्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि मैंने एक ब्रीफ इंट्रो दिया है इज एम आर के बारे में और आप लोगों को जो है समझ में आएगा। गाइज, आज से मैं जो है आपको हर दिन आई प्रोमिस यू कि ग्रामर की रिगार्डिंग जो है अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर आएंगे और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को जो है जो भी मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, आपको समझ में आए। अगर कोई भी टॉपिक पर आप जो है मतलब ये कंटेंट बनवाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो 1 से 2 बार आप इस वीडियो को वॉच करो। डैम श्योर है कि थोड़ा सा मैंने शायद तेज़ बोला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे। मैंने 4-5 वर्ड बोला, लिंकिंग वर्ब या कोपुला वर्ब बोला, ऑक्सिलरी वर्ब बोला, एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस, देन आफ्टर वर्ब, और फिर जो है आपको फाइनाइट वर्ब। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। दूसरा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। ऑलराइट, बाय।